गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। भारत के भूगोल को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और भारत के भूगोल में हमने भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर हमारा टॉपिक चल रहा था। काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है, काफ़ी बेसिक तरीके से हमने स्टडी भी कर ली है उसकी और नोट्स भी बना लिए हैं। ठीक है, पिछली क्लास में अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत का, जो दूसरे देशों के साथ सीमा बनाता है, उसको लेकर हमने चर्चा कर ली थी। पिछली क्लास में आपको एक काम करना है, जितने भी देशों की हमने बात की सभी देशों को लिखना है। उनके साथ जितने भी राज्यों को हमने टच किया, जैसे पाकिस्तान के साथ कौन से राज्यों को हमने शामिल किया और कौन से केंद्र शासित प्रदेश और को हमने शामिल किया। ठीक है, उनकी सीमा उनके साथ हमने टच करवाई। सारे को आपको फैक्ट के रूप में लिखना है और आपको जो समझ में ना आए तो वो फिर आपको कमेंट में डालना है, फिर मैं वापस उसको लिखवा दूंगा नोट्स के रूप में। मेरा लिखवाने से कुछ नहीं, मैं लिखवा दूंगा, लेकिन आपको भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तो थोड़ा स्ट्रगल आपको भी करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को लेकर। 7 देश हैं, सातों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी लिखनी है। 2 पॉइंट है वो आपको मैं लिखवा रहा हूँ। हेडिंग डालना अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद आपको देश लिखने हैं सारे, वो बाद में एक नोट के रूप में लिखना है। आपको नोट डालना है इसके नीचे, वहां पे लिखना भारत के कुल 8 पड़ोसी देश हैं। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है? 8 पड़ोसी देश है। एक देश है यहाँ पे श्रीलंका। अब वो देश भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है, लेकिन पड़ोसी देश तो है ना। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के साथ कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है, श्रीलंका भी ऑप्शन में आएगा और 3 ये देश आएंगे, तो आपको श्रीलंका को राइट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आप जब देखोगे यहाँ पे श्रीलंका भी तो सीमा बनाता होगा, तो फिर आप कंफ्यूज में आ जाओगे। इसलिए हम इसको नोट डाल के लिख लेंगे कि श्रीलंका भारत के टोटल 8 पड़ोसी देश हैं और श्रीलंका भारत के साथ किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा। उसी नोट में सेकंड पॉइंट डाल के लिखना कि भारत के साथ सिर्फ 7 देश ही स्थलीय सीमा बनाते हैं। 7 देश ही स्थलीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, स्थलीय सीमा बनाते हैं। क्यों? श्रीलंका की सीमा देखो, ये है समुद्र के अंदर। श्रीलंका के चारों तरफ क्या है? समुद्र। और भारत के देखो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। तो श्रीलंका यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ से एक रास्ता है जहाँ से नावें गुजर सकती है। ठीक है, तो सीमा टच नहीं हो रही है। अगर सीमा टच होती तो यहाँ पे रास्ता नहीं होता। तो श्रीलंका की सीमा भारत के साथ टच नहीं हो रही है और भारत श्रीलंका की जो स्थिति है वो समुद्रों के बीच है। तो भारत के साथ जो स्थलीय सीमा बनती है ना, वो 7 देशों की बनती है और वो सातों देश है। तो जब भी स्थलीय सीमा की बात आए, स्थलीय पड़ोसी देशों की बात आए, तो वो कौन से देश होंगे? 7 देश होंगे जो स्थल पर स्थित है। ठीक है, ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब आपको सारे देशों की लंबाई, उनके साथ सीमा बनाने वाले राज्य और मैप के आधार पर आप देखना कि कौन सा राज्य ज्यादा सीमा बना रहा है, कौन सा राज्य कम सीमा बना रहा है, वो फैक्ट के रूप में आप लिखोगे। जो आपको समझ में नहीं आए कमेंट करना, मैं पूरा डिटेल में वापस आपको नोट्स लिखा दूंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा भूगोल को लेकर। ठीक है, तब जाके आपके माइंड में बैठेगा। आगे बढ़ते हैं अब। उत्तर दिशा की हमने बात कर ली और उत्तर में जो जो देश हैं टच होते हैं, सीमा बनाते हैं, उसकी बात कर ली। यहाँ पे एक देश है, सॉरी राज्य है गुजरात। गुजरात और यहाँ पे एक राज्य है पश्चिम बंगाल, हमको पता है। और इन्हीं दोनों राज्यों से होकर कर्करेखा गुजरती है, यह भी हमें पता है। इन दोनों के मध्य है एमपी, किसी के साथ सीमा नहीं बनाता है, पिछली क्लास में देखा। यहाँ पे पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। एमपी के नीचे एक देश है छत्तीसगढ़, किसी भी देश के साथ और तटीय सीमा नहीं बनाता है। फिर है तेलंगाना, नहीं बनाता है किसी भी तटीय देश के साथ
सीमा नहीं बनाता है और किसी भी मतलब भारत के दोनों तट के साथ भी सीमा नहीं बनाता है, किसी देश के साथ भी सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पे क्लियर हो गया। इनको छोड़ने के बाद और झारखंड पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। एक देश और यहाँ सॉरी एक राज्य और निकला यहाँ पे, हमने ये नहीं लिखा था, याद लिखना है इसको। देखो झारखंड किसी भी जिसके साथ किसी भी के साथ सीमा नहीं बना रहा है। पिछली क्लास में हम झारखंड भूल गए थे। देखो झारखंड भी किसी भी राज्य के साथ सीमा सॉरी किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बना रहा है, ना तटीय सीमा बना रहा है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, एमपी और HR हरियाणा, ये 5 राज्य हैं भारत के जो ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, ना भारत की तट सीमा के साथ सीमा बनाते हैं। 5। अगर मैप हमें याद होगा ना तो हम इस तरह निकाल पाएंगे। अब मैं रट के नहीं आया था ये चीजें, ये मैंने मैप के आपके सामने ही चीजें निकाली थी राज्यों को लेकर, ठीक है। तो आपको इसी तरह पढ़ाई करनी है ताकि सारी चीजें क्लियर होती जाए। अब देखो झारखंड अभी हमने देखा इसको, अगर मैं रट के आता तो कल झारखंड मेरे दिमाग में होती चीजें, लेकिन मैप बना हुआ है, ठीक है। मैप के सामने सारी चीजें हैं, तो आपको इसी तरह भूगोल पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़नी है, ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात और पश्चिम बंगाल। ये दोनों राज्य ऐसे हैं जो तट सीमा भी बनाते हैं और स्थल सीमा भी बनाते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। हमें बस ऐसे राज्य चाहिए जो सिर्फ तटीय सीमा बनाते हैं। यहाँ पे है महाराष्ट्र, यहाँ पे है महाराष्ट्र, यहाँ पे है गोवा, ठीक है। गोवा के नीचे है कर्नाटक, कर्नाटक के यहाँ पे है केरल, ठीक है। तो ये जो दिशा होगी ये कौन सी दिशा होगी, क्या बोलेंगे इसको, पश्चिमी, पश्चिमी दिशा। और ये जो दिशा होगी इधर, ये दिशा कौन सी होगी, पूर्वी दिशा, पूर्वी दिशा होगी, ठीक है। पश्चिमी दिशा हो गई, इधर पूर्वी दिशा हो गई। तो जो इधर वाले जो राज्य होंगे ना उनको क्या क्या कहेंगे हम, पश्चिमी कहेंगे ना। इधर जो राज्य होंगे पश्चिमी कहेंगे। और ये जो ग्रीन आपको बॉर्डर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं तट। इसको तट क्यों बोलते हैं, इसको तट क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे है अरब सागर, ठीक है। अरब सागर, अरब सागर, और इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये दोनों है। भारत क्या है ये, मतलब कि यहाँ पे स्थिति क्या है भारत देश की, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भारत की स्थिति है ना, वो क्या है कि यहाँ पे कच्छ का रण है, कच्छ का रण है। तो यहाँ से जो ये भाग है, जब हम हिमालय और उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे तब हम देखेंगे उच्चावच के आधार पर भारत की स्थिति कैसी है। उच्चावच के आधार पर मतलब कि कहाँ से ऊंचा है, कहाँ से कहाँ मैदानी भाग है, कहाँ पठार है, पठार की ऊंचाई कितनी है, हिमालय की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लद्दाख के अंदर एक मरुस्थल है, शीत मरुस्थल बोलते हैं उसको, तो उसका कारण क्या है शीत मरुस्थल बनने का, वो सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कच्छ का रण है, ठीक है। कच्छ का रण गुजरात में, कच्छ का रण हो गया। यहाँ पे दूसरा रण है, एक 2 रण है गुजरात के अंदर, ठीक है। रेतीले स्थान है। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह का झुकाव हो रहा है, ये मैदानी भाग राजस्थान के इधर। तो काफी सारी नदियां राजस्थान से होकर इधर भी बहती है, इधर आके मिल जाती है गुजरात में, गुजरात से कच्छ के रण में मिल जाती है। तो राजस्थान की नदियों का इधर बहने का कारण क्या है कि गुजरात यहाँ से है, इस जगह से, जैसे राजस्थान गुजरात हो गया तो इस जगह से इस तरह की स्थिति है। ये हमारे गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों की स्थिति इस तरह से है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह की नदियां मिल जाती है। और फिर जैसे आपको पता है दूसरी स्थिति कि यहाँ पे एक चंबल नदी है। चंबल नदी यहाँ से MP से होके, सॉरी यहाँ से, हाँ MP से होके राजस्थान में ऐसे बह के और यूपी में मिल जाती है, यूपी में चली जाती है, ठीक है, यमुना मिल जाती है। तो यहाँ से वापस राजस्थान इस तरह है और वापस राजस्थान की स्थिति इस तरह है। तो भारत में काफी उच्चावच है, तो हमें काफी डिटेल में इन चीजों को पढ़ना होगा। जैसे अरावली की स्थिति यहाँ पे आ गई, तो अरावली का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग का झुकाव इस तरह है, ठीक है। और जो अजमेर जो मध्यवर्ती भाग है वहां से अरावली की झुकाव झुकाव इधर हो जाता है, ठीक है। और मरुस्थल की तरफ अरावली का झुकाव वो इधर हो जाता है। वो सारी चीजें तो उनको उच्चावच में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हमें अभी जरूरी क्या है हमारे लिए
यहां तक हमें छोड़ देनी चीजें, कच्छ का रण है, ठीक है। ये है पश्चिमी तट, इसको बोलते हैं पश्चिमी तट। यहाँ पे क्या है, जो तट बना हुआ है ना, इस तरह बना हुआ है। यहाँ पे तट बना हुआ है, और तट का मतलब हो गया कि बॉर्डर, भारत का बॉर्डर जो पानी से टच हुआ है। अब यहाँ पे आपको पता है अरब सागर का पानी, ठीक है, अरब सागर समुंदर। ध्यान से देखना, इस चीज को समझ जाओगे आप अभी। ये देखो, यहाँ पे पानी, तो स्थिति क्या है यहाँ पे। अब ये जो हिस्सा है ना भारत का, यहाँ पे इस तरह है, इस तरह हिस्सा है, मतलब कि देख लो कि इस तरह हिस्सा है भारत का। तो यहाँ पे जो नदियां बहती है ना, इस जगह पे, इस इन राज्यों में जो नदियां होती है, ठीक है, इन राज्यों की नदियां, वो नदियां अपना जल किधर ले जाती है, इधर ले जाती है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र का ढाल किस तरफ है, इस ढाल है इसका, इस तरफ, ठीक है, इस तरफ ढाल है। तो यहाँ महाराष्ट्र की नदियां हो गई, यहाँ पे कर्नाटक की नदियां हो गई, ये अपना जल, अभी दो नदियां निकलेगी यहाँ पे विध्यांचल की, तो ये दोनों नदियां तो यहाँ पे इधर ले जाती है। लेकिन इस क्षेत्र का सिर्फ इतना, इस क्षेत्र का ढाल वापस किधर हो गया, इस तरह हो गया, इधर। तो सारा जो नदियां अपना जल लेके जाएगी वो बंगाल की खाड़ी में लेके जाएगी, यही कारण है। तो ये जो तट है, अब मुझे एक चीज बताओ आप, मान लो कि ये अपना प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत का हिस्सा है, ये तट वाली स्थान है, इस तरह दिख रहा है आपको, इस तरह दिख रहा है अभी, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, अभी बिल्कुल समतल है, किधर ही नहीं झुका हुआ है। मैंने इसको ऐसे झुका दिया, ऐसे झुका दिया, तो बताओ ये वाला जो भाग है, ये ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, ऊपर उठेगा ना। तो इस यही स्थिति है यहाँ पे, यही स्थिति है यहाँ पे, भाग क्या है, ऊपर उठा हुआ है। तो यहाँ पे जो बारिश होगी ना, यहाँ पे अब जहाँ पे भी तट होंगे ना, जहाँ पे भी तट होंगे, वहां पे क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे। जहां पे भी पानी वाला स्थान होगा वहां पे क्या होगा, पेड़ पौधे होंगे। देखो, सूरज की रोशनी आएगी, समुद्र में पड़ेगी, ठीक है। गर्मी के कारण क्या होगा कि भाप बनेगी। जलवायु में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, जलवायु में ये सारी चीजें जलवायु में हम वापस पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए बोल रहे हैं। भाप बनेगी, भाप बनेगी तो ऊपर उठेगी भाप के रूप में। जब हवा चलेगी ना, हवा चलेगी तो उस भाप को अपने साथ बहा कर ले जाएगी, बहा कर ले जाएगी। तो क्या करेगी वो कि इस तट के इधर जब भी हवा जाएगी, हवा चलेगी, जब हवा इधर जाएगी ना तट की तरफ, यहाँ पे क्या होगा कि पेड़ पौधे होने के कारण यहाँ पे बारिश होगी। बारिश होगी तो यहाँ पे क्या होगा, बारिश होगी तो यहाँ पे मतलब कि उमस की मात्रा बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी, सदाबहार वन बोलते हैं इनको, सदाबहार वन। पेड़ काफी घने, 3 पॉइंट होते हैं देखो सदाबहार वन को लेकर। घने पेड़ होते हैं, ऊंचाई वाले होते हैं, और गहरे होते हैं। ये तीनों चीजें होती है, विशेषता होती है सदाबहार वनों की। जब इन तीनों की विशेषता होती है तो सूर्य का क्या काम होता है फिर देखो। सूर्य की जो रोशनी पड़ती है ना, सूर्य की जो रोशनी पड़ती है वो डायरेक्ट यहाँ इनके ऊपर पड़ती है। जैसे अरब सागर में सूर्य की किरणें आ रही है, तो इस तट पर भी सूर्य की किरणें आएगी। लेकिन होगा क्या कि वो किरणें, ये पेड़ है मान लो, ठीक है, ये भी पेड़ है, सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ेगी ऊपर, लेकिन सूर्य की किरणें यहाँ नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पे पेड़ों की स्थिति है। तो सूर्य की रोशनी उनकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगी, वो रोशनी ऊपर ऊपर ही रहेगी। बहुत घने पेड़ है, गहरे, घने, ऊंचाई और गहरे, काफी अंदर। गहरे होने का मतलब हो गया कि काफी ऊंचे हैं, तो ऊंचाई से देखने पर वो हमें काफी गहरे नजर आते हैं, ठीक है। ये तीनों स्थिति
इस जगह की बोल इस तट पे ये स्थिति है। अब क्या हुआ यहाँ पे हुआ ये कि जब सूर्य की किरणें जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगी ना, तो ये जो अंदर वाला जो हिस्सा रहेगा ना पेड़ों के नीचे गहरा हिस्सा, हमेशा क्या रहेगा, ये गीला ही रहेगा। गीला रहेगा, सड़न गलन रहेगी यहाँ पे। सड़न गलन रहेगी तो क्या होगा यहाँ पे कि उमस की मात्रा बढ़ेगी। और आपने पढ़ा होगा साइंस में 8th क्लास 6th क्लास में, उमस की मात्रा जहाँ पे भी होती है ना, काफी शानदार होता है वो पेड़ों के लिए ग्रोथ करने में, मजबूती। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होगी। काफी गहरे होंगे सदाबहार वन, काफी घने होंगे। तो विशेषता यही है भारत की तट की, यही विशेषता है तटों की कि ये काफी गहरे होते हैं, घने होते हैं और सूरज की रोशनी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती है। और दूसरी चीज हमने क्या देखा, दूसरी चीज हमने देखा कि ये जो स्थान है ना, ये जो तट है, तो भारत का ढाल झुकाव इधर है। ठीक है, झुकाव इधर है। तो होगा क्या यहाँ पे, यहाँ से जो नदियां जाएगी यहाँ तक तो ढाल है, फिर ये बंगाल की खाड़ी के पास ढाल बिल्कुल ही समतल हो जाता है। जैसे ढाल हुआ तो एक जगह जाके ढाल बिल्कुल खत्म हो जाएगा और समतल जमीन आ जाएगी ऐसे। ठीक है, जैसे ये है मान लो हमारा देश। ठीक है, अब यहां से भारत का झुकाव इस तरह है, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा ये मान लो, तो यहां से भारत का झुकाव इस तरह है। फिर आगे चलकर धीरे धीरे क्या होगा, ये झुकाव कम होते 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 बिल्कुल समतल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समतल हो जाएगा, ऐसे झुकाव बिल्कुल समतल। समतल होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो नदियां है ना, यहाँ पे वो नदियां कई रास्तों में चली जाएगी। अब देखो बिल्कुल समतल होने के बाद क्या आगे अगर एक चट्टानी भी आ गई ना, तो नदी पानी बदल देगी अपना। चट्टानी मतलब चट्टानी इलाका आ गया ना, जैसे छोटा मोटा पठार आ गया, छोटा पठार आ गया, जैसे मंगरे बोलते हैं ना, मंगरे, वो अगर छोटा सा भी कुछ आ गया तो ये नदी क्या करेगी, अपना जल का दिशा बदल लेगी, या तो इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, ऐसे। तो जो डेल्टा बनाती है ना, अब जो डेल्टा बनते हैं वो इसी कारण बनते हैं। इस तरफ क्या कि झुकाव इधर सब ज्यादा, जो झुकाव यहाँ पे ज्यादा होने से ऐसे इधर ये झुका हुआ है, तो झुकाव होने से एक स्थान आएगा, तो वहां पे बिल्कुल समतल जमीन हो जाएगी। समतल होने से क्या होगी, नदियां अपना रास्ता बदल लेगी, तो यहाँ पे होगा। तो अब आपको याद रखना है ये चीजें कि भारत का जो पश्चिमी तट है ना, वो ऊंचा है। ऊंचा होने के कारण क्या होगा कि भारत का ऊंचा क्यों है, ऊंचा इसलिए है कि भारत का ढाल किस तरफ है, पूर्वी दिशा की ओर है। दोनों तटों की बात करें तो सिर्फ, बाकी गुजरात के अंदर जो ढाल है देखो आप, पश्चिम की तरफ है, मतलब कि दक्षिण और पश्चिम की तरफ ढाल आ रहा है। जब राजस्थान की हम बात करेंगे तो ढाल देखो, चंबल नदी कहाँ से होके एमपी में यूपी में जा रही है, तो मतलब कि दक्षिण से होके ये यूपी में जा रही है। तो एक दिशा तो हो गई पूर्व, एक दिशा हो गई उत्तर। तो राजस्थान का जो आधे राजस्थान का जो ढाल है ना, वो किस तरफ है, उत्तर पूर्व की तरफ है। वैसे ही अगर यूपी को देखेंगे तो यूपी की सारी नदियां देखो, ये जब नदियां पढ़ेंगे हम तो ये नदियां ऊपर से इस तरफ बहेगी। तो कहाँ से आएगी ये, उत्तर से आएगी और जाएगी किधर, पूर्व की तरफ। तो इसका जो ढाल होगा वो किस तरफ होगा, एक तो हो गया दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है ना, तो एक तो हो गया ढाल दक्षिण, दूसरा ढाल पूर्व। तो जो यूपी की जो ढाल होगा वो उत्तर पूर्व की तरफ होगा, ठीक है, सॉरी दक्षिण पूर्व की तरफ होगा। तो भारत में काफी उच्चावच स्थान है, काफी, हर जगह। यहाँ पे मासिंगराम पहाड़ी आएगी, सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे। ठीक है, तो वो उसको पढ़ना पड़ेगा, तो इसका हमें ढाल देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बारिश होने का कारण क्यों है। सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं, भारत में कई जगह पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में काफी जगह पाए जाते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी की जो बारिश आएगी भारत के अंदर, तो अरब सागर की जो बारिश है ना, वो इनमें फंस के रह जाएगी। ठीक है, काफी कम पहुंच पाएगी। बंगाल की आएगी अरब सागर की बारिश भी यहाँ पे, और जो बंगाल की खाड़ी की बारिश आएगी वो जाकर डायरेक्ट हिमालय से टकराएगी। हिमालय से टकराने के बाद भारत के मरुस्थल में जाके बारिश करेंगी वो, जहाँ अरब सागर की शाखाएं नहीं कर पाएगी। ठीक है, जब अरब सागर की शाखाएं उठेगी तो अरावली के समांतर निकल के ऊपर चली जाएगी। लेकिन जब बंगाल की खाड़ी की बारिश आएगी तब अरावली के यहाँ पे टच होके इस हिस्से में बारिश करेगी। तो किस प्रकार ये, ठीक है, दोनों तट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक ये मेघालय का पठार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये सारी चीजें हैं। तो आपको भी इतना समझना है बस कि भारत का जो
और पश्चिमी भाग है ना वो ऊंचा है, और भारत का दक्षिणी भाग, तट की बात हो रही, दक्षिणी तट, सॉरी पूर्वी तट, वो क्या है, समतल है। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी अब। इतना समझने के बाद अब हमें पता होना चाहिए भारत का पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, 5 राज्य। भारत के पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं जो केवल तटीय सीमा बनाते हैं, ना कि किसी राज्य के साथ या देश के साथ, सॉरी, ना कि किसी इंटरनेशनल बॉर्डर या अंतर्राष्ट्रीय सीमा या किसी देश के साथ सीमा। तो गुजरात को हमें छोड़ना पड़ेगा। फिर कितने हो जाएंगे, 4। भारत के सॉरी हाँ, भारत का वो कौन सा राज्य, सबसे छोटा कौन सा राज्य है जो पश्चिमी तट की सीमा बनाता है, सबसे छोटा राज्य, गोवा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको निकालने पड़ेंगे सारे, मैप को देख के आप अपने आधार पे क्वेश्चन निकालना, क्योंकि ऐसे काफी क्वेश्चन निकलेंगे। अब इस 4-5 राज्यों से मैं सैकड़ों क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। इनका क्रम पूछ लिया जाए, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर पूछ लिया जाए, नीचे से ऊपर की ओर पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा राज्य पूछ लिया जाए, सबसे छोटा राज्य पूछ लिया जाए, तो इनकी जब ऑथेंटिक मैप आएगा, जब आप ऑथेंटिक मैप को कार्बन पेपर से अपने पेज पे छापोगे ना, तो उसकी सारी दूरी ऑथेंटिक होगी। गोवा दे रखा होगा, गोवा के बाद जितनी लंबाई इस लाइन की होगी ना, अगर ये ज्यादा है, ठीक है, तो समझ जाना कि ये बड़ा है, अगर इसकी ज्यादा है तो ये समझ जाना ये बड़ा है। तो आपको ये सारे प्रैक्टिकल करके देखने पड़ेंगे सारी चीजें, तब आपको समझ में आने लगेगी चीजें। ये हो गया हमारा काम। इधर हो गया पश्चिमी तट, ठीक है, सॉरी पूर्वी तट। पूर्वी तट समतल है। तो अब बात करते हैं पूर्वी तट पे कौन कौन से राज्य हैं। मैंने इतना इसलिए बताया कि जब जलवायु पढ़ेंगे थोड़ा बहुत आपके दिमाग में चीजें रहे, क्योंकि वहां पे हमें प्रैक्टिकल करके देखना होगा सारी चीजें। ये हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ये जो है ये हुआ उड़ीसा। उड़ीसा के बाद, उड़ीसा के बाद ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। तो पूर्व में कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 जो तटीय सीमा बनाते हैं। सिर्फ तटीय सीमा बनाने वाले कितने राज्य हैं, 1 2 3, 3 राज्य हैं बस, आंध्र उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद कितने राज्य हैं, ये सबसे बड़ा राज्य कौन सा है पूर्व में जो तटीय सीमा बनाता है, देखो आंध्र प्रदेश। अब बताओ सबसे छोटा राज्य कौन सा है, देखो उड़ीसा दिख रहा है। इस तरह इधर सबसे हाईएस्ट जो सीमा बना रहा है तटीय सीमा, देखो लो गुजरात दिख रहा है। पश्चिम बंगाल कम सीमा बना रहा है। तो इन दोनों राज्यों में अ, वो दोनों राज्य जो तटीय सीमा भी बनाते हैं और जो स्थल सीमा भी बनाते हैं, उन दोनों में से सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाएगा, गुजरात बनाएगा। पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन बनाएगा, गुजरात बनाएगा। काफी क्वेश्चन निकाल पाओगे आप ऐसे, काफी। बस मैप आपको याद होना चाहिए। तो तटीय सीमा को लेकर और भारत की इनको लेकर भारत के सभी राज्यों की हमने बात कर ली, कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है हमने डिटेल में बात कर ली। स्थिति, राज्यों की स्थिति और राज्यों का विस्तार कितना है हमने बात कर ली। तटीय स्थिति, इनकी सीमा लिख लेते हैं हम। फिर आज की क्लास यहीं पर रोकेंगे और अगली क्लास में हम कुछ आगे बात करेंगे। फिर थोड़े डिटेल में हम राज्यों को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा डिटेल में आपको आज तटीय सीमा को लेकर लिखना पड़ेगा, उसको आप लिखो। जो मैं बोलूं वैसा का वैसा आप लिखते जाना, ठीक है। भारत की तटरेखा, हेडिंग डालिए भारत की तटरेखा। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516, 7,500 कुल लंबाई बोला मैंने, ध्यान रखना इस बात को। टोटल लंबाई 7,516 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की मुख्य सीमा की, भारतीय तटरेखा के मुख्य सीमा की कुल लंबाई, मुख्य सीमा की तटरेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अब इनमें डिफरेंस क्या हुआ, हमने स्थल सीमा के रूप में लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार को हमने नहीं पढ़ा था। क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये दोनों जो द्वीप हैं वो स्थलीय सीमा नहीं बनाते हैं, वो
तटीय सीमा बनाते हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ क्या है, जल है, और जहाँ पे भी जल की स्थिति होगी वहाँ पे सीमा जो बनेगी वो तटीय सीमा बनेगी, जलीय सीमा बनेगी। उसको समुद्री सीमा बोल सकते हैं, तटीय सीमा बोल सकते हैं, या जलीय सीमा बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की सीमाओं को मिलाते हुए पूछ लिया जाए ना, तो बनेगी 7,516 वर्ग किलोमीटर। और सिर्फ भारत के मुख्य सीमा की लंबाई पूछ ली जाए तो वो बनेगी 6100 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली। भारतीय मुख्य तट सीमा पर भारतीय मुख्य तट सीमा पर कुल राज्य भारतीय मुख्य तट सीमा पर कुल राज्य 9 है, लिखना 9 है। ठीक है, 9 है। अब यहाँ पे मैं छोड़ूंगा, यहाँ पे मैं आपको एक काम और दूंगा। आपको लिखना है पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं, पूर्वी तट पर कितने राज्य। हेडिंग डालना भारतीय, अभी डाल दी हेडिंग तो 9 राज्य हैं। उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ देना, आधा आधा पेज छोड़ देना, लिख देना पश्चिमी तट ये राज्य, पूर्वी तट ये राज्य, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, वो आपको लिखना है। मैंने समझा दिया। ठीक है, अब आगे देखो, क्या केंद्र शासित प्रदेश भी हैं क्या, तटीय प्रदेशों पे केंद्र शासित प्रदेश भी है क्या। ठीक है, तो काफी सारे हैं। देखो, अंडमान निकोबार हो गया केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, और दमन एंड दीव हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 4 है। अब मैं चाहता हूं कि केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर एक अच्छी क्लास में डिटेल में हम उनको लेकर बात करें। दिल्ली की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, पुडुचेरी की बात करें। और पुडुचेरी के यहाँ पे 3 अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है, माहे हो गया जैसे, तो और यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, सॉरी यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे अंडमान निकोबार निकोबार हो गया, ये सारे। तो इन सब की बात करें हम अलग से, एक 2 या 3 क्लासें लगेंगी उसमें, तो हम उन द्वीपों की अलग ही बात करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ राज्यों को लेकर छोड़ देना, और आधा पेज इसलिए छोड़ देना कि यहाँ पे स्थिति है केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक है, जैसे तमिलनाडु में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, गुजरात में हो गए, तो ये थोड़ी बहुत सीमा बनाते हैं। तो फैक्ट के रूप में मैं 4 द्वीपों के नाम बोल रहा हूँ, उन चारों द्वीपों के आप नाम लिख लो बस, और फिर छोड़ देना। फिर आपको ये तटीय सीमाएं जो मैंने काम दिया वो लिख लेना। भारतीय सीमा तटीय रेखा बनाने वाले, भारत के साथ तटीय रेखा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश लिखना। भारत के साथ सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश, पहला लिखना अंडमान निकोबार, उसकी स्थिति यहाँ पे है। दूसरा लिखना लक्षद्वीप, तीसरा लिखना पुडुचेरी, और चौथा लिखना दमन एंड दीव। ठीक है, अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, दमन दीव सबसे कम सीमा बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन लिखना भारत की तटरेखा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाले राज्य, तटरेखा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश को छोटे से बड़े क्रम में जमाओ, छोटे से बड़े क्रम में जमाओ। आंसर लिखना अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, सब राज्यों में भी सबसे ज्यादा सीमा जो बनाता है वो अंडमान निकोबार बनाता है। दूसरा लिखना गुजरात, तीसरा लिखना उत्तर प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, चौथा लिखना तमिलनाडु, पांचवा लिखना महाराष्ट्र, और छठा लिखना केरल। ठीक है, बात कर ली हमने, समझ लिया कौन सा राज्य कितनी बड़ी सीमा बना रहा है। आंध्र प्रदेश देखो यहाँ पे, गुजरात, तो गुजरात से ज्यादा सीमा कौन बना रहा है, सॉरी आंध्र प्रदेश से ज्यादा सीमा गुजरात बना रहा है। यहाँ पे समझ जाना इस चीज को, गुजरात सबसे ज्यादा सीमा बना रहा है, तो वो आंध्र प्रदेश से भी ज्यादा सीमा बनाएगा। लेकिन ऐसा पूछ लिया जाए कि सिर्फ तट रेखा पूछ ली जाए, और फिर पूछ लिया जाए वो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, तब आंध्र प्रदेश आंसर होगा। काफी क्वेश्चन बना सकते हो आप इसे, काफी, और यही पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। तट रेखा से अगर क्वेश्चन आएगा ना तो यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। वो बस लैंग्वेज चेंज करेगा, उस लैंग्वेज को आपको पकड़ना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखना भारत की सबसे छोटी तटरेखा बनाने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटी तटरेखा बनाने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश
कौन से हैं, ठीक है। लिखना अब कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। जो एक नंबर पे आएगा ना वो सबसे कम सीमा बनाता है। लिखना सबसे कम दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, दमन एवं दीव पहला। दूसरा लिखना आप पुडुचेरी, पुडुचेरी। तीसरा लिखना, तीसरा लिखना गोवा। और चौथा लिखना लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। दमन दीव, पुडुचेरी, गोवा और लक्षद्वीप, ये चारों सबसे कम तटीय सीमा बनाते हैं। इनमें भी सबसे कम बनाता है वो दमन दीव बनाता है, उसके बाद पुडुचेरी बनाता है, उसके बाद गोवा बनाता है, उसके बाद लक्षद्वीप बनाता है। मतलब जो दमन एंड दीव है ना, यहाँ पे गोवा से भी छोटा है, ठीक है। गोवा एक राज्य, सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा, उससे भी छोटा है दमन एंड दीव, एक केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी गोवा से भी छोटा है, ठीक है। तो इन द्वीपों की बात हम अलग ही करेंगे, अलग ही क्लास में करेंगे। टाइम लगेगा उस क्लास में पढ़ने के लिए, पर हम डिटेल में समझेंगे तो सही ना। यहाँ पे क्या समझेंगे, 5 मिनट में समझना पड़ेगा, 5 मिनट में कितना समझ लेंगे, ठीक है। इसलिए हम इनको भी छेड़ नहीं रहे, हमने लिख दिया बस। हाँ, एक टॉपिक हेडिंग डालना, अंतःस्थलीय राज्य, अंतःस्थलीय राज्य। पहला राज्य लिखना अंतःस्थलीय राज्य, ठीक है। अंतःस्थलीय राज्य, इनकी चर्चा हमने कर ली है। अब मैं लिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला लिखना एमपी, पहला लिखना एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा, ये पांचों। ये देखो ये रहे। अंतःस्थलीय इसलिए बोलते हैं, ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं ये, ना किसी समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। ये भारत के बीचों बीच में स्थित है, ठीक है। तो ये सारे हो गए, ये सिर्फ देशों के साथ सीमा बनाते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ राज्य देखेंगे जो सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, वो अगली क्लास में। बाकी तट को लेकर बात होगी, स्थल को लेकर बात हो गई, सारे राज्यों की स्थिति हमें पता चल गई। अब हमारे पास अक्षांशी रेखा, देशांती रेखा की डिटेल हमारे पास है, हमने समझ लिया। भारत के सारे राज्यों की स्थिति हमारे पास है। मानक समय रेखा हमारे पास है कि भारत में समय का निर्धारण करने के लिए, ठीक है। सारे इंटरनेशनल देश जो अपनी बॉर्डर भारत के साथ बना रहे हैं वो हमें पता है। भारत की मतलब स्थिति पता है हमें, भारत का आकार पता है हमें, भारत के सारे राज्यों की स्थिति पता है, सारे राज्यों की राजधानी हमें पता है, और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति हमें पता है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैप में उनको दर्शाना, जब आपने अगर उनको दर्शा लिया है तो उनको पता, उनका हमें पता है। अब हमें भारत को खोलना है और हमें डिटेल में चर्चा करनी है भारत को लेकर, इसके बॉर्डर को लेकर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी सारी जो क्लासें हुई है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे क्लासें चलेगी वो भारत के भीतर उसके राज्यों, राज्यों के साथ बनने वाली उन सीमाओं, ठीक है, और ये रेखाओं, बॉर्डर को लेकर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि समुद्र की सीमा, हमारी समुद्र की सीमा, हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक हम मछली पकड़ सकते हैं, कहाँ तक हमारी आर्मी जा सकती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अब वो सारी चीज़ें, थोड़ा हार्ड टॉपिक आएंगे ना, वो अब आएंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।